तो क्या हाल है, बढ़िया। तो देखो भाई, अभी अपने अब इनकम टैक्स करने वाले हैं, ठीक है। एंड अब फोर्थ सेमेस्टर का रिवीजन वीडियो भी अपलोड होगा। अभी तक मैं क्या कर रहा था, सिक्स सेमेस्टर का अपलोड कर रहा था। फोर्थ सेमेस्टर का, चूंकि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि फोर्थ सेमेस्टर का ही इनकम टैक्स प्लस कॉस्टिंग का मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम रिवीजन वीडियो अपलोड कर पाऊं। तो आज अपने चालू करेंगे क्या, टैक्स। सो देखो भाई, अपने जिसका 11th 12th में नहीं होगा कॉस्ट एंड टैक्स, वो टैक्सेशन फर्स्ट टाइम पढ़ने वाला है। तो एकदम बेसिक से चालू करता है। बेसिक आज इंट्रोडक्शन, कुछ टर्म्स समझेंगे कि इनकम टैक्स में क्या होता है। उसके बाद अपने मेन चैप्टर्स में अगले वाले वीडियो से चालू हो जाएंगे। हाँ, बट ये वीडियो अगर कोई नहीं देख रहा है तो उसको आगे जाकर दिक्कत आएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन है और इसमें कुछ टर्म्स है जो कि अपने को समझना जरूरी है। सबसे पहले टैक्स है क्या? सबसे पहले टैक्स है क्या? तो टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट को हम लोगों को करना पड़ता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट बैठा हुआ है ना ऊपर, वो फालतू आदमी, उसको क्या काम करना है नहीं, बस पैसा कलेक्ट करना है। और कैसे कलेक्ट करता है वो? टैक्स के माध्यम से कलेक्ट करता है। टैक्स का माध्यम लीगल है, बहुत सारे इलीगल भी माध्यम है, आपको तो पता ही होगा। बट टैक्स अपने लीगल माध्यम को कर लेते हैं, इलीगल छोड़ते हैं। अब देखते हैं टैक्स। देखो, सबसे पहले टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है। अब टैक्स कितना तरीके का होता है? तो टैक्स सबसे पहले समझे तो दो तरीके का होता है। टैक्स कितना तरीके का होता है? दो। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या क्या? एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखो भैया, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या होता है? एक एग्जांपल से समझो। मान लो एक लड़का है, ठीक है, ये है लड़का रोहन और ये है लड़की बी। लड़की का नाम नहीं लेने का, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। सो ये है बी, ठीक है। अब मान लो इसको प्रपोज करना है, मान लो रोहन को प्रपोज करना है बी को। वो सीधा गया और प्रपोज मारा, सीधा गया एकदम, कोई मीडिएटर नहीं चाहिए, सीधा गया और प्रपोज कर दिया। अब आते हैं एक और एग्जांपल। ये रोहन है, लड़की भी वही है, बट रोहन को प्रपोज करना है अभी बी को। बट इस बार उसने सोचा ना कि नहीं, सीधे नहीं करूंगा, किसी को बीच में लाता हूं। तो उसने सी को लेके आया, सी जो कि बेस्ट फ्रेंड थी बी, और बोला भाई ये ले रोज, मेरे बिहाफ में इसको दे के आ जा और बोल दे जो बोलना है। इसने बोल दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ हो क्या रहा है, इस केस में भी रोहन ने प्रपोज किया बी को, इस केस में भी रोहन ही प्रपोज कर रहा है बी को, बट यहाँ पे एक बीच में जन खड़ा होता है। ठीक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स यही होता है। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? पेमेंट रोहन ही करेगा गवर्नमेंट को, पेमेंट टैक्स जो है वो रोहन ही करेगा गवर्नमेंट को, डायरेक्टली करेगा, अपने पैन कार्ड से कर देगा। बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा? पॉकेट से पैसा निकलेगा रोहन के ही, जाएगा गवर्नमेंट के पास ही, बट बीच में एक आदमी आ जाएगा। समझ रहे बात? अब जैसे मान लो कि हम लोग एक पार्ले जी करते हैं, तो पार्ले जी पे क्या लगता है? जीएसटी लगता है। तो पेमेंट कौन करेगा? 3 रुपए हम ही पेमेंट करेंगे, और जीएसटी के अल्टीमेट कंज्यूमर पे लगता है। तो 3 रुपए पेमेंट हम ही किए, जो टैक्स वाला पोर्शन है वो क्या किया? पार्ले जी कंपनी जाकर किसको दे दिया है? अपना गवर्नमेंट को। तो बीच में पार्ले जी है। बट नॉर्मली डायरेक्ट टैक्स का बात करें तो क्या होगा? रोहन कमाएगा और रोहन ही सीधा गवर्नमेंट को जाकर पेमेंट करेगा। तो इसमें बीच का लाने की किसी को जरूरत है ही नहीं। यही है डिफरेंस डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मेन, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स नॉर्मली प्रोग्रेसिव होता है। क्या होता है? प्रोग्रेसिव होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होता है। तुम लोग बोलेगा प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव इतना हार्ड का मतलब नहीं है, सीधा समझिए। देखो, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस करता है, मतलब टैक्स अगर आपका जीरो इनकम है, सपोज करो हम डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल है इनकम टैक्स। तो अगर आपका इनकम जीरो है तो टैक्स जीरो लगेगा। इनकम अगर ज्यादा हो गया, मान लो 100 करोड़ हो गया, टैक्स ज्यादा लगेगा। आपका मान लो इनकम हो गया 500 करोड़, तो टैक्स और ज्यादा लगेगा। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ते चला जाएगा। बात समझ में? रिग्रेसिव नहीं, रिग्रेसिव में क्या होता है? रिग्रेसिव में बेसिकली आपका इनकम से फर्क नहीं पड़ता,
मैं पार्ले जी अगर खरीदता हूँ तो मैं भी 3 रुपया दूंगा। और अगर मान लो किसी के पास 500 करोड़ का नेटवर्थ है, वो भी पार्ले जी खरीदेगा ना, तो वो भी 3 रुपया में खरीदेगा। तो टैक्स वाला पोर्शन दोनों को ही सेम लगेगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर हम कोई सामान खरीदते हैं जिसपे इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, तो उस पे जो टैक्स लग रहा है ना, एक कॉमन आदमी को उतना ही दे रहा है, एक रिच टू रिच आदमी को वही दे रहा है, और एक बहुत गरीब से गरीब आदमी भी उतना ही देगा टैक्स वाला, जो इनडायरेक्ट टैक्स वाला पोर्शन है। बट डायरेक्ट टैक्स में जो कमाएगा वो टैक्स बढ़ेगा, अगर इनकम टैक्स की बात करें। बात समझ में आ रहा है? चलो, इनडायरेक्ट टैक्स का अगर हम बात करें तो एग्जांपल में जीएसटी तुम लोग जानता होगा, कस्टम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जब इंपोर्ट करता है तो लगता है, ठीक है, जीएसटी कस्टम। डायरेक्ट टैक्स में अगर बात कर लें तो इनकम टैक्स तुम लोग सुना होगा, ये होता है क्या, डायरेक्ट टैक्स। और बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, हालांकि इनडायरेक्ट टैक्स में अब सारे ही खत्म हो गए, कुछ बचे हुए हैं, क्योंकि जब जीएसटी आया तो सारा टैक्स को एक साथ मर्ज कर लिया गया। समझ में आया? तो ये होता है क्या, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब अपने पढ़ेंगे टैक्स का कुछ मीनिंग, एंड उसके बाद अपने चैप्टर चालू करने के हालत में आए। चलो, सुनो, टैक्स कितना तरीके का, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में अपने पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स अपने सिलेबस में 4th सेमेस्टर में, इनडायरेक्ट टैक्स अपने 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स पढ़ने वाले हैं अपने क्या, इनकम टैक्स। बहुत मजेदार नाम है, मैं बता रहा हूँ, जितना अभी तक पढ़े ना सबसे ज्यादा काम नहीं आएगा, हम बता रहे हैं। कौन सा एक्ट काम करेगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब देख लो, टैक्स कोई भी लगा सकता है क्या, नहीं। टैक्स लगाने के लिए चाहिए आपको पावर, टैक्स लगाने के लिए आपको चाहिए पावर। क्या हुआ कि एक दिन हम उठे हैं, ऐसे टहल रहे थे, गवर्नमेंट टहल रहा था, मोदी जी को मन में आया कि भाई कुछ करना है, टैक्स देना है। हम मेरे पास आया, बोलता है कि भाई टैक्स दे। हम बोले किस चीज का, बोले टैक्स दे, बस हम मांग रहे हैं। बोले कैसा टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कौन सा टैक्स बता तो। बोले नहीं, मन कर रहा है तुम टैक्स दे रहे हो, पैसे भी टैक्स दे, लाइट जला रहा ना, टैक्स दे। बोले पागल बोलोगे क्या आप मोदी जी? बोले, तो मोदी जी को आया गुस्सा, मुझे बोले लाइट जलाने के ऊपर टैक्स तो इससे लेना है। तो देखो, टैक्स कैसे भी अगर गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, टैक्स कलेक्ट करने के लिए उसको एक एक्ट बनाना होगा, और ये एक्ट बनाने का पावर कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन पावर दिया पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट में बनाया एक्ट बना, उसके बाद हमसे टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। समझ में आया? तो पहले इनकम टैक्स एक्ट बना, कब बना था, 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 बना, उसके बाद से इनकम अगर आप कमाओगे तो टैक्स लगेगा। तो देखो, इनकम टैक्स, नाम ही है इनकम टैक्स, मतलब कि जब आप इनकम कमाओगे तो आप टैक्स दोगे। देखो, हर एक टैक्स वाले में, हर एक के टैक्स, जीएसटी हो जाए, इनकम टैक्स हो जाए, कस्टम हो जाए, कोई भी आप टैक्स वाला चीज पढ़ोगे ना, तो एक पॉइंट होता है कि अगर आप वो कांड कर दिए ना तो आप टैक्स भरोगे, वो आप कांड कर दिए तो टैक्स भरोगे। मतलब एकदम सिमिलर एग्जांपल है कि अगर आप घर में, आपको पता है कि मम्मी के सामने ये करेंगे तो चप्पल खाएंगे, तो वही वाला चीज यहाँ पर कि अगर आप इनकम कमा लिए तो आप टैक्स दोगे। लिमिट है, कुछ एग्जेम्पशन है, हर बात में थोड़ा चप्पल खाते रहते हैं, थोड़ा सा भी गलती चप्पल खा लेंगे, नहीं ना, मम्मी चप्पल मारेगी एक्सट्रीम लेवल पे जाकर, एकदम संभाल में नहीं आ रहा। उसी तरीके से इनकम टैक्स में भी लिमिट है, इतना कमाओगे तो हम टैक्स नहीं लेंगे, वो सब आगे पढ़ेंगे, बट हाँ एक सर्टेन अमाउंट में जाओगे हम आपसे टैक्स लेना चालू कर देंगे। अब कुछ टर्म समझते हैं। तो सबसे पहला टर्म ये हुआ कि गवर्नमेंट बोलता है कि आप जिस साल इनकम कमाओगे ना, उस साल आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं, ना 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 ना, अगले साल देना। आराम से कैलकुलेशन करना, मस्त बैठ के सो के, और फिर आराम से देना। ठीक है, देखो अगर मान लो अभी कौन सा ईयर चल रहा है, ईयर चल रहा है 23-24, कौन सा, 23-24। सो गवर्नमेंट बोलता है कि आपको 23-24 में, 23-24 से कमाए हुए इनकम पे टैक्स नहीं देना है, आपको 22-23 पे कमाए हुए इनकम टैक्स देना है। मतलब मैं जिस साल टैक्स दूंगा उस साल, उसी साल का टैक्स नहीं दूंगा जिस साल कमा रहा, अगले साल जाके दूंगा। मतलब अगर 22-23 में कमाया हुआ पैसा मैं जाके कहां दूंगा टैक्स, 23-24। तो जिस साल मैं पैसा कमाता हूं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस साल मैं टैक्स भरता हूं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। बुझे? देखो, अब प्रीवियस ईयर क्या एक साल से कम भी हो सकता है क्या? देखो, अगर कोई नया बिजनेस है और मान लो वो नया सेटअप हुआ था 1/4
2022 को। तो क्या होगा, एंड कब होगा इसका, ये 31/3/2023 को। तो देखो ये तो पूरा एक साल हो गया, बट मान लो ये 30/4 को होगा, तो इसका जो है ना 11 मंथ से होगा प्रीवियस ईयर। बात समझ में आ रहा है? तो प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 1 ईयर, बट असेसमेंट ईयर कैन नॉट बी लेस देन 1 ईयर। If a business is newly set up, then the previous year can be less than 1 year, but assessment year हमेशा एक साल होगा, हमेशा 12 महीने का होगा। समझ में आया? तो देखो हमको जिस साल कमा रहे हैं उस साल टैक्स नहीं देना होता, अगले साल टैक्स देना होता। क्या? अगले साल। जिस साल हम टैक्स देते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर, और जिस साल हम कमाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर। आई होप सो ये समझ में आया होगा। चलो अब देखो कुछ ऐसा है ना, जो गवर्नमेंट नॉर्मल आदमी के लिए बोला कि आप जिस साल कमा रहे हो उस साल हम टैक्स दे देंगे, आप नहीं अगले साल देना, आराम से कैलकुलेट करते हैं। बट कुछ होता है लखों, क्या होता है लखों, उनको क्या गवर्नमेंट बोलता है कि भैया मुझे आपके ऊपर भरोसा है कि आप टैक्स देने वाला नहीं होने, तो इसलिए आप जिस साल कमा रहे हो ना उस साल टैक्स दो, कहानी खत्म। तो ऐसा 5 एक्सेप्शन है जहां पे आपको टैक्स इज टू बी पेड इन द ईयर जो भी आप जिस साल कमा रहे हैं, मतलब जिस साल आप कमाओगे उस साल टैक्स, मतलब प्रीवियस ईयर में ही आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो ये कौन कौन से हैं? नंबर 1, इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट एसएससी अराइजिंग फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। अगर कोई नॉन रेजिडेंट एसएससी है और उसको शिपिंग बिजनेस से कुछ इनकम हो रहा है तो उसको टैक्स प्रीवियस ईयर में ही देना होगा। बात समझ में आ रहा है? नॉन रेजिडेंट क्या होता है वो सब पढ़ेंगे अपने अगले वीडियोस में, ठीक है। दूसरा, इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया आइदर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड। मान लो विजय मान लिया जा रहा है, बोल रहा है कि इस साल बहुत पैसा कमा लिए, अब निकल लेते हैं, तो भाई गवर्नमेंट उसको छोड़ेगा, उसको पता है कि नहीं आने वाला ये, तो गवर्नमेंट उसको एयरपोर्ट पे पकड़ेगा, इस साल जितना कमाया ना उतना पहले दे दे, फिर चले जाना है। तो अगर कोई बंदा इंडिया को परमानेंटली या फिर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम छोड़ के जाने वाला है तो फिर उसको प्रीवियस ईयर में ही अपना इनकम टैक्स देकर जाना होगा। नेक्स्ट, इनकम ऑफ बॉडीज फॉर्म्ड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब कि ऐसा बॉडी आपने बनाया जो कि इनकम कमा रहा है बट वो 2-3 महीने में खत्म हो जाएगा, वो बॉडी हम डिसॉल्व कर देंगे। तो 2-3 महीने में तो इतना सही फोन है कि मान लो कि सितंबर से अक्टूबर तक काम किए, अब आराम से जाकर टैक्स दो, पता नहीं होगा। तो भाई अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोई बॉडी बनाया और उससे कुछ इनकम हुआ तो आप उसी साल टैक्स देके कहानी खत्म करो। चौथा, अगर आपने इनकम कमाया उस प्रॉपर्टी से जो कि आपने कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर दिया है जस्ट टू अवॉइड द टैक्स, मींस इनकम ऑफ अ पर्सन हु इज लाइकली टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। आपने प्रॉपर्टी अपने किसी और के नाम कर दिया है जस्ट अवॉइड करने के लिए टैक्स को, तो भैया आप इसी साल टैक्स को कहानी खत्म करो, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हो और डिसकंटिन्यू करते हो मान लो साल के बीच में, तो भाई आप काम करो, जिस साल कमाए हम उस साल देंगे। मुझे पता है कि आप अगले साल आके देने वाले नहीं हो क्योंकि आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो चुका है। सो 5 ऐसा कंडीशन है, 5 ऐसा एक्सेप्शन है बेसिकली कि जिस साल कमाओगे उस साल टैक्स देना। कौन कौन सा है? सबसे पहले इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन जो कि शिपिंग बिजनेस से कमाता है। सेकंड, जो बंदा इंडिया को परमानेंटली छोड़ रहा है या फिर लॉन्ग पीरियड के लिए छोड़ने वाला है उससे हम लोग उसी साल टैक्स कलेक्ट कर लेंगे। तीसरा, अगर कोई बंदा है जो कि अपना प्रॉपर्टी लाइकली टू ट्रांसफर करने वाला है जस्ट टू अवॉइड टैक्स, देन हम उससे भी कलेक्ट कर लेंगे उसी साल। चौथा, अगर कोई बंदा इनकम जो कि उसका इनकम ऑन डिसकंटिन्यूड बिजनेस से है तो उससे भी हम पहले टैक्स कैलकुलेट करके छोड़ देंगे। द लास्ट, अगर हमने कोई बिजनेस फॉर्म किया है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तो उस साल भी उसमें भी हम इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर में कैलकुलेट करके रखेंगे। बात समझ में आया? तो ये था असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर का फंडा, ये था अपना क्या, ये था कि कब कब हम लोगों को प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भरना पड़ सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट में देखो इनकम क्या होता है ना, इनकम टैक्स इनकम पे लगने वाला है। इनकम क्या होता है? जो भी आप सोच सकते हो सारा ऑलमोस्ट कवर्ड है इनकम। गवर्नमेंट एक भी चीज ऐसा नहीं छोड़ा है मेरे हिसाब से जिसमें इनकम टैक्स ना लगे। आप कमा रहे हो ना, मतलब गवर्नमेंट आप कमा लिए तो गवर्नमेंट मतलब कटोरा लेके गवर्नमेंट आ जाएगा, भीख मांगना चालू कि भाई तू कमाया ना मेरे को तो थोड़ा सा दे, और बोलेंगे ठीक है भाई। सो जहां इनकम वहां इनकम टैक्स, बोले होता है इनकम, ये इनकम लो टैक्स। सो जहां इनकम वहां इनकम टैक्स लग जाएगा।
चलो अब ये इनकम टैक्स लगाएं किसके ऊपर? इनकम टैक्स लगाएं किसके ऊपर? तुम लोग बोलेगा कि भाई हम लोग के ऊपर, आदमी लोग के ऊपर, पर्सन के ऊपर। पर्सन बहुत बढ़िया। तो देखो पर्सन के ऊपर टैक्स लगेगा। अब पर्सन होता कौन है? अब तुम लोग बोलेगा कि भैया हम लोग हैं। तो अपने बारे में मत सोचना कि तुम पर्सन हो, तुम भी है, हम भी है, ठीक है? हरकत तुम्हारा थोड़ा खराब हो सकता है। तो देखो पर्सन कौन होता है? तो इनकम टैक्स के हिसाब से ना पर्सन सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं है। इनकम टैक्स के हिसाब से पर्सन 7 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 7 टाइप्स ऑफ पर्सन होते हैं। पर्सन कितने तरीके के होते हैं? 7 तरीके के। मेरे साथ बोलो कौन कौन? इंडिविजुअल, एचयूएफ, साथ में बोलो याद हो जाएगा, थर्ड फर्म, फोर्थ कंपनी, फिफ्थ एओपी और बीओआई वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। नेक्स्ट लोकल अथॉरिटी। नेक्स्ट लोकल अथॉरिटी के बाद एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट कवर्ड अप, मतलब ऊपर जो कवर नहीं हुआ। तो अब एक एक करके समझते हैं होते क्या है। देखो पर्सन सबसे पहले आते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब हम लोग, ह्यूमन बीइंग्स। इंडिविजुअल मतलब हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, ठीक है? एचयूएफ का मतलब क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। उसमें सारे मेंबर्स की लाइन से बाप बेटा सब चल रहा है, वो आ जाएंगे एचयूएफ, ठीक है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। थर्ड फर्म। फर्म इंक्लूड्स बोथ। फर्म इंक्लूड्स बोथ। बोथ मतलब पार्टनरशिप फर्म भी एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है? फोर्थ कंपनी। कंपनी इंक्लूड्स इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, सब कुछ कंपनी। कंपनी के बाद आता है एओपी और बीओआई। देखो एओपी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बीओआई का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। एओपी और बीओआई में डिफरेंस क्या है? देखो एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। देखो सपोज करो कि हम लोग 4 दोस्त थे, हम लोग गए घूमने कहीं, हमारे पास पैसा वैसा खत्म हो गया, अब क्या करें? भीख मांगना होता है। टैलेंट था सबके पास, क्या करना होगा? टैलेंट था सबके पास। किसी ने गिटार बजाना चालू किया, किसी ने डांस, और रास्ते पे हम लोग ये करने लगे और 1 करोड़ रुपए इनकम हुआ। मेरे पास कितना हो गया? 1 करोड़ इनकम। तो गवर्नमेंट क्या बोला? भाई तेरा इनकम हुआ ना, हमको भी दे थोड़ा। गवर्नमेंट बोलेगा दे भाई थोड़ा तो दे, तो गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स लेगा। बट हम लोगों ने क्या पार्टनरशिप फॉर्म बनाया था? क्या नहीं? क्या हम एक जन थे? क्या नहीं? क्या हम एचयूएफ थे? नहीं भाई नहीं। हम लोग बीओवाई थे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। 5-6 जन मिले, ये काम किए और हम लोगों ने इनकम कमाया। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलते हैं, ठीक है? अब तुम बोलोगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है? तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में पांचों का पांचों ह्यूमन इंडिविजुअल्स थे, बट एओपी में इंडिविजुअल प्लस कंपनी हो सकता है। इंडिविजुअल प्लस कंपनी, मान लो हम और रिलायंस कुछ काम कर रहे हैं, तो एचयूएफ और फर्म हो सकता है, फर्म प्लस कंपनी हो सकता है। मतलब पर्सन होंगे वहां, 2 तरीके के पर्सन होंगे। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ इंडिविजुअल था, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में 2 तरीके के पर्सन होंगे। लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी जो हमारा केएमसी है, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब। लास्ट एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जो कि ऊपर में कवर नहीं होता है। और ये कौन होते हैं? ये अपने होते हैं बोल्ड, गॉड एंड टेंपल, कॉर्पोरेशन, बार काउंसिल, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, यूनिवर्सिटीज, जो ऊपर में कवर नहीं हुआ और जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। बात समझ में आ रहा है? चलो, सो ये हो गया अपना 7 तरीके का पर्सन। इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी और बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट कवर्ड अप। एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में कौन? मंदिर हो गया, मंदिर, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, ये सब भी आएंगे अपने इसमें। लोकल अथॉरिटी में क्या क्या आएगा? लोकल अथॉरिटी में कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। एओपी और बीओआई में क्या आएगा? कोई एग्जांपल ये दिए उसके आधार पर कंपनी, कोई भी कंपनी, फर्म कोई भी फर्म, एचयूएफ कोई भी एचयूएफ, इंडिविजुअल हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 7 तरीके का पर्सन, क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स अलग-अलग है। इंडिविजुअल, सुपर सीनियर सिटीजन, ये सब भी हो सकते हैं, ये सब नहीं हो सकते हैं। एचयूएफ, इन सब का रेजिडेंशियल स्टेटस अलग-अलग होगा, अलग-अलग तरीके से निकलेगा। ये 7 तरीके का अगर पर्सन किसी को याद नहीं है तो घंटा उसको इनकम टैक्स नहीं आता है, क्योंकि 7 तरीके का पर्सन आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। कैसे? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी और बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो ऊपर में कवर नहीं हुए, 7 तरीके का पर्सन आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए, अदरवाइज बताइए। चलो अगले बार पढ़ें, अगले में क्या है? तो देखो ये हो गया अपना पर्सन। 1 मिनट मेरा बस। अब हेड्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ इनकम।
देखो इनकम टैक्स में बोला गया ना कि आपका हेड्स ऑफ इनकम 5 होगा, कितना होगा 5 होगा, कितना होगा 5 होगा, हेड्स ऑफ इनकम कितना है 5 है। सोर्स ऑफ इनकम का बहुत सारा हो सकता है, लिमिट ही नहीं। जैसे मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, एक मेरा सोर्स है, मैं जॉब कर रहा हूँ, ये भी मेरा एक सोर्स है, मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है, ये भी एक मेरा सोर्स है, मेरा कॉटन का बिजनेस है, ये भी एक मेरा सोर्स है, मेरा पंखा का बिजनेस है, ये भी मेरा एक सोर्स है। सोर्स आपका अनलिमिटेड हो सकता है, मेरा बैंक में एफडी हो भी मेरा एक सोर्स ऑफ इनकम है। बट हेड्स ऑफ इनकम का सिर्फ 5 होगा। कौन कौन सा? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, नेक्स्ट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड लास्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 तरीके का मेन हेड्स ऑफ इनकम है। इन हेड्स ऑफ इनकम में क्या क्या आएगा, ये सब अपने ये 5 चैप्टर जो कि मेन कंस्टिट्यूएंट अपना है सिलेबस का, हर एक चैप्टर को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ। अब यहीं तक रखते हैं। आज का टॉपिक बेसिक्स था, ये आप देखो, देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ अगर मन करे कि वो लोग का भी भला हो जाए भेज दो, और नहीं तो भेज दो भाई, क्या ही कर सकते हो, भला ही सोच भाई, कितना बुरा सोचा है किसका, तो भेज दो। अभी देखने के लिए थैंक यू, चलो बाय बाय।